हेलो बच्चों, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? कैसी चल रही है? पढ़ाई करते रहना है हमें, सिचुएशन जो भी हो, लेकिन हमें पढ़ते रहना है। सो टुडे वी स्टार्ट विद और लेक्चर स्टार्ट विद सम 10 मोस्ट चैप्टर दैट्स ऑन हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन। इसमें हम पहले पढ़ेंगे हेरिडिटरी क्या है, ठीक है, एंड व्हाट इज हेरिडिटरी, हाउ वी कैन डिफाइन द हेरिडिटरी। तो बेटा हेरिडिटरी पहले हम समझ लेते हैं कि हेरिडिटरी किसे कहते हैं। हेरिडिटरी मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स, उसी को ट्रेड्स भी कहा जाता है। हाउ द बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स थ्रू द जीन्स। इसका मतलब हमारे एक जनरेशन, लेट्स एक्सप्लेन इट, कि जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं बेटा वो हमारे पेरेंट्स से, एक हमारा पेरेंट्स का जनरेशन, एक हमारा जनरेशन, तो कैसे पेरेंट्स के जनरेशन से वो कैरेक्टर्स हमें ट्रांसमिट होते हैं, और ये जो ट्रांसमिट करते हैं वो उससे वो होते हैं जीन। थ्रू दैट जीन, वाया दैट जीन, द बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम one generation to the next generation or from parent generation to their offsprings or progenies, उसे हम कहते हैं हेरिडिटरी। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे लिखेंगे हेरिडिटरी को? जब हेरिडिटरी हम डिफाइन करेंगे तो वी राइट इट एज ट्रांसमिशन ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर। क्या कैसे लिखेंगे बेटा? ट्रांसमिशन ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर, दीज आर द बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स गेट ट्रांसमिटेड। दिस कैरेक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रेड्स, उसको आप ट्रेड्स भी कह सकते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स और ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स से उनके बच्चों में और ऑफस्प्रिंग्स में और प्रोजेनिस में, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स और प्रोजेनी, जो प्रोजेनी होते हैं वाया जीन। अब बेटा जब हम हेरिडिटरी के बारे में पढ़ते हैं तो एक ग्रेट साइंटिस्ट का नाम आता है। जब कभी हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले अगर किसी का नाम सबको याद आता है तो वो है दर्शन मेंडल्स का। तो मेंडल को बेटा फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। जब मेंडल ने पहले ही बेटा हेरिडिटरी के बारे में या ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में होते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में होते हैं, ये तो मेंडल्स ने अराउंड 1886 में ही बता दिया था। बट अब मैं थोड़ा सा आपको मेंडल्स के बारे में बता देता। मेंडल्स बहुत ब्रिलियंट थे, लेकिन क्या था, मेंडल की अगर आप बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, उनकी अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ते हैं, तो उसमें हमें पता है कि मेंडल जो है ये बहुत एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। उन्होंने रिसर्च तो खूब किया, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो एक बहुत बड़े मैगजीन्स में अपना रिसर्च वर्क पब्लिश कर पाए। इसलिए उन्होंने एक छोटे लोकल मैगजीन में ही अपना रिसर्च वर्क जो था हेरिडिटरी पे वो पब्लिश किया था। तो क्या हुआ, बहुत सालों तक लोगों के उनके में ध्यान में ही नहीं आया। और आप एक मिस्ट्री तो ऐसी है, आप सुनोगे तो आप अगर फर्स्ट टाइम सुनोगे आप भी बोलेंगे सही में, हाँ बेटा मेंडल को उसके, जब मेंडल ने इन्होंने जो इतना वर्क किया उनको उसका श्रेय सक्सेस जो है वो तब मिला जब वो इस दुनिया में नहीं थे। उसके बाद उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स करके नवाजा गया, नोबेल प्राइज मिला जेनेटिक्स में। क्योंकि जब मेंडल ने वो किया था तब कोई, बेटा मेंडल देखो क्यों ग्रेट थे, क्योंकि जब मेंडल ने ये सारी स्टडी की हेरिडिटरी के बारे में, हाँ मेंडल ने हेरिडिटरी, मेंडल ने ये बताया कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, बट उन्होंने बेटा जीन टर्म ये मेंडल ने नहीं कॉइन की थी। मेंडल ने बताया था कि देयर इज सर्टेन फैक्टर, ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो फैक्टर ही जीन है, ये उन्होंने फिर बाद में प्रूव किया गया कि दैट फैक्टर जो ट्रांसमिट होते हैं, मेंडल ने जिन्हें फैक्टर कहा था वही जीन है। ये तो फर्दर रिसर्च में, फर्दर स्टडी में बताया गया था। तो मेंडल ने जब ये बताया कि दरअसल हेरिडिटरी ट्रांसमिशन, ये तो वर्क उनका बहुत सालों तक बेटा किसी के ध्यान में नहीं आया, किसी के नजर में नहीं आया कि ये तो स्टडी ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटली की गई है, प्रूफ बताया गया है। बट जब अराउंड 1901 में
जब ह्यूगो डे वेरिस ने म्यूटेशनल थियरीज बताई बेटा, हेरिडिटी में म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन इज नथिंग बट अ चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। जो जेनेटिकल म्यूटेशन क्या है? चेंज होते हैं, तो जो चेंजेस होते हैं, जैसे हम देखते हैं तो चेंजेस कैसे, जैसे हम देखते हैं कि हम दोनों रियल ब्रदर है, रियल सिस्टर है, बोथ ऑफ देम हम सेम पेरेंट्स, सब दोनों के पेरेंट्स सेम होते हैं, फिर भी हम रियल ब्रदर या रियल सिस्टर्स होते हैं, तो हम एक दूसरों के आइडेंटिकल नहीं होते हैं। आइडेंटिकल मतलब हम एक लिखने में थोड़ी सिमिलैरिटीज हो सकती है, बट हम एक दूसरों की जेरोक्स कॉपीज नहीं होते, हम एग्जैक्ट आइडेंटिकल्स नहीं दिखते हैं। तो that means when the gene get transferred from parents to offspring, there is a certain changes get occur, जैसे hereditary changes कहते हैं। इसकी स्टडी की हेरिडिटरी होता है, दैट इज म्यूटेशनल थियरी, ये ह्यूगो डे वेरिस ने 1901 में प्रपोज की। फिर उसके बाद बेटा मीनवाइल उससे थोड़े टाइम के बीच में ही नेक्स्ट सोसाइटी 1902 में, दैट 1902 की टाइम पे ही नेक्स्ट जो दो साइंटिस्ट थे, दैट इज वाल्टर एंड सुटान, ठीक है। 1902 में वाल्टर एंड सुटान ने स्टडी की। उन्होंने क्या स्टडी की? उन्होंने देखा पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ग्रॉसहोपर सेल, ग्रॉसहोपर के सेल में पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। फिर इसकी स्टडी करने और जब ये पता चला बेटा कि क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम डीएनए से, उसके बाद मानो जेनेटिक्स में एक बहुत बड़ा जो है कि चेंजेस आने लगे, सब उसमें जानना चाहते थे, सब वर्कआउट करने लगे कि आखिर डीएनए क्या है, वो दैट ट्रांसमिट होते हैं, व्हाट इज दैट, वो क्या होता है, डीएनए है, तो फिर डीएनए का नेचर कैसा है, एक्चुअली जो ट्रांसमिट होता है वो उसे क्या कहेंगे। और ऐसे स्टडी करते करते 1944 में तीन साइंटिस्ट, ट्रायल्स ऑफ साइंटिस्ट थे, एवरी, मैकलॉड और मैककार्टी। एवरी, मैकलॉड और मैककार्टी बेटा इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि डोज ये ट्रांसमिटेड, जो ट्रांसमिट होता है, या तो फिर जो हमने कहा कि दैट इज जीन, तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया कि डीएनए एज एन जेनेटिक मटेरियल, उन्होंने कहा एक्सेप्ट वायरसेस, अगर कुछ वायरसेस को छोड़ा तो बाकी सभी, एक्सेप्टिंग सर्टेन वायरसेस, वायरस हो गए, बाकी सभी में डीएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। और जैसे ही ये डीएनए ट्रांसमिशन कैरेक्टर वहां पे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ ही हो गया, क्लियर ही हो गया कि जो कैरेक्टर्स जो ट्रांसमिट होते हैं, जैसे जो that is nothing which is responsible for the transmission of from one generation to other, that's an DNA, it's an crystal clear। फिर वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया इन तीनों ने, एवरी, मैकलॉड और मैककार्टी ने, तो सबके लिए क्लियर ही हो गया। फिर उसके बाद जो 1960, और ये जब डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसकी वजह से तो फिर बहुत सारे चेंजेस की, मानो कि एक नया डायरेक्शन मिल गया जेनेटिक के स्टडी के लिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्योंकि बेटा डीएनए यहाँ पूरा ओपन ही हो गया, फिर डीएनए के बारे में भी पता चल गया कि डीएनए है जेनेटिक मटेरियल, तो फिर हर कोई जानना चाहता था कि डीएनए का रोल क्या है। उसी टाइम पे लगभग फर्दर ऑन इन 1961 में फ्रेंच जेनेटिस्ट थे जैकोब एंड मोनोड, दे प्रपोज अ मॉडल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। उन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस के मॉडल प्रपोज किया। और बेटा इस मॉडल में मानो कि डीएनए को पूरा ओपन करके रख दिया, अनकवर्ड करके रख दिया। उन्होंने जब मॉडल प्रपोज किया तो उस टाइम उन्होंने ये जो एक सीक्रेट था हम कह सकते हैं, वो ओपन हो गया कि डीएनए में जेनेटिक कोड होता है, एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है जिसमें डीएनए में मैसेज को लिखा होता है, और वो होता है दैट इज नथिंग बट द जेनेटिक कोड। फिर इसकी स्टडी की गई, और ये जो जेनेटिक, फिर उसके बाद बेटा डीएनए तो फिर तो पता ही चला क्योंकि ट्रांसमिट होते हैं, तो डीएनए जब कैरेक्टर्स जब ट्रांसमिट होते हैं तो अलोंग विद दैट द सर्टेन जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिसीजेस गेट आल्सो ट्रांसफर्ड। तो वही से फिर डीएनए की स्टडी, फिर वहां से आए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जिसका आज हम देखते हैं कि वास्ट एप्लीकेशन, जेनेटिक्स में इसका एक वास्ट एप्लीकेशन है, और मानो कि इसने जेनेटिक इंजीनियरिंग को एक नया डायरेक्शन दिया। तो ये बहुत ही, फिर बेटा ये क्या फायदा रहा अगर हमने हेरिडिटरी साइंस पढ़े, तो इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ रहा, कहाँ ये हेरिडिटरी साइंस यूजफुल रहा। तो बेटा ये हेरिडिटरी साइंस हमें यूजफुल रहा, देयर इज
वेरियस फील्ड्स में कि हेरिडिटरी चेंजेस या साइंस ऑफ हेरिडिटरी हम स्टडी कर पाए, करके हम जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर्स जो है उसको डायग्नोज कर पाए, उनके प्रिवेंशंस जान पाए, ठीक है, उनको ट्रीटमेंट कैसे दिया जा सकता है। ये इतना ही नहीं तो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए की एप्लीकेशन से हम हार्मोन्स जो है लाइक्स एंड जो ह्यूमन हार्मोन्स है उनको प्रोड्यूस कर सके। इवन एग्रीकल्चर्स में भी हम दैट्स न्यू प्लांट्स है एंड एनिमल्स है, इनका इंडस्ट्रीज में इसकी एप्लीकेशन इंडस्ट्रियली इट्स एंड वेरी यूजफुल फॉर द एनिमल्स है, प्लांट्स के किस तरीके से उनको यूज करके हम इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो दैट्स एंड हेरिडिटरी साइंस आर वेरी यूजफुल। और ये हेरिडिटरी साइंस कैसे यूजफुल है इसी की फर्दर स्टडीज हम करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हमें पढ़ना है सम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस हमें 3 स्टेप्स में पढ़ना है। One is in transcription, another is in translocation, and the last one is in translation. That's complete these 3 events explain the process of protein synthesis. जब हम सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ते हैं तो 2 मेन स्टेप में हम पढ़ते हैं, एक ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो क्या है प्रोटीन सिंथेसिस, how the DNA take part in the protein synthesis, किस तरीके से मैसेज ट्रांसफर होता है, ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके मन में कि एक्चुअली हाउ द DNA govern the process of protein synthesis, all this we are discussing in our, ठीक है। इसलिए आप देखते रहिए बेटा, मेरे वीडियोस को देखते रहिए और साथ ही साथ आप मेरे वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको फर्दर डिस्क्रिप्शन मिलती रहे, नेक्स्ट क्लासेस के बारे में जानकारी मिलती रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा बेटा तो डेफिनेटली आप लाइक कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द